फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियोस में हमने एड्रेनर्जिक ड्रग्स के क्लासिफिकेशन को स्टार्ट किया था, जिसपे हम उसको दो क्लास में डिवाइड किए थे। एक था डायरेक्टली एक्टिंग, दूसरा इनडायरेक्टली एक्टिंग। जो अपना डायरेक्टली एक्टिंग वाला था वो दो सब क्लास में डिवाइडेड था। पहला था कैटाकोलमिन डेरिवेटिव, दूसरा है नॉन कैटाकोलमिन डेरिवेटिव। तो कैटाकोलमिन डेरिवेटिव तक की बात हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। अब इस वीडियो में हम लोग नॉन कैटाकोलमिन डेरिवेटिव्स की बात करेंगे। इसमें देखेंगे कि इसमें फर्दर क्लासिफिकेशन क्या है और इनमें कौन कौन से ड्रग्स आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं नॉन कैटाकोलमिन डेरिवेटिव एड्रेनर्जिक ड्रग्स के बारे में। तो जो ये है वो दो सब क्लास में डिवाइडेड है। पहला है अल्फा आगोनिस्ट, दूसरा है बीटा आगोनिस्ट। अल्फा आगोनिस्ट भी जो है वो अपने रिसेप्टर के अकॉर्डिंग वो फर्दर दो सब क्लास में डिवाइडेड है। पहला है अल्फा 1 अगोनिस्ट, दूसरा है अल्फा 2 अगोनिस्ट। और बीटा जो है वो दो सब क्लास में डिवाइडेड है। पहला है बीटा 2 अगोनिस्ट और दूसरा है बीटा 3 अगोनिस्ट। बीटा 1 अगोनिस्ट नहीं होते हैं। इस वीडियो में हम मेनली अल्फा अगोनिस्ट के बारे में बात करेंगे। बीटा अगोनिस्ट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अल्फा अगोनिस्ट में अल्फा 1 अगोनिस्ट को। अल्फा 1 अगोनिस्ट में 3 ड्रग्स हैं, फेनाइलेफ्रिन, माइडोड्रीन और ड्रॉक्सीडोपा। इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है, फिनाइल डोपामिन। फिनाइल डोपामिन में फिनाइल से हो जाएगा फिनाइलेफ्रिन, डोपा से याद रख सकते हैं ड्रॉक्सीडोपा, और मिन से जो ये है अपना माइडोड्रीन उसको याद रख सकते हैं। आइए बात करते हैं कि अल्फा 2 अगोनिस्ट में कौन कौन से ड्रग्स हैं। इसमें बहुत सारे ड्रग्स हैं। इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है हमारे पास। ट्रिक ये है कि एक लड़का था, मेडिकल स्टूडेंट ही था। उसने अपने पापा से बोला कि पापा मुझे एमटी बाइक चाहिए। कौन सी बाइक चाहिए? एमटी बाइक। यामाहा की एक बाइक आती है एमटी। तो उसके पापा ने बोला 2 बार ABCD सुनाओ और लो एमटी। क्या बोला उसके पापा ने? उसके पापा ने बोला 2 बार ABCD सुनाओ और लो एमटी। 2 बार से याद कर सकते हैं कि अल्फा 2 अगोनिस्ट है ये। और ए से याद रख सकते हैं एप्राक्लोनिडीन, बी से याद रख सकते हैं ब्रीमोनिडीन, सी से क्लोनिडीन, डी से डेक्समेडिटोमिडीन। सुनाओ और से कोई मतलब नहीं है। लो से है लोफेक्सिडीन, एम से है मोक्सिनिडीन और टी से है टीजेनिडीन। जितने भी हमारे इसमें से डीन वाले ड्रग्स थे उन सबको तो हमने ट्रिक से याद कर लिया। और बचते हमारे 3 ड्रग जिसको हम डायरेक्टली याद करेंगे, अल्फा मेथाइल डोपा, गुआना बेंच और गुआना फैसिन। जितने भी यहाँ पे ड्रग्स दे रखे हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट नहीं है अल्फा 2 अगोनिस्ट में। हम जो हाईलाइटेड वाले ड्रग्स हैं उन्हीं के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। उनमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लोनिडीन है और अल्फा मेथाइल डोपा है, बाकी ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आइए अब हम हर एक ड्रग्स को डिटेल में एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है हमारा अल्फा 1 अगोनिस्ट। अल्फा 1 अगोनिस्ट में हमें सबसे पहले पढ़ना है फिनाइलेफ्रिन। ट्रिक क्या थी? फिनाइल डोपामिन। फिनाइल से था अपना फिनाइलेफ्रिन, डोपा से था डोरॉक्सीडोपा और मीन से याद था हमारा माइडोड्रीन। तो चलिए हम शुरू करते हैं फिनाइलेफ्रिन से। फिनाइलेफ्रिन जो है उसका मेन इंडिकेशन 2 हैं। एक है आई एग्जामिनेशन, दूसरा है डिकंजेशन के फॉर्म में। आई एग्जामिनेशन के लिए हमें मैड्रेटिक तक देने पड़ेंगे क्योंकि इसमें हमें पीपल का डायमीटर इंक्रीज करना पड़ता है। तो जो अपना फिनाइलेफ्रिन है वो रेडियल मसल्स ऑफ आईज में प्रेजेंट अल्फा 1 रिसेप्टर है उसके साथ बाइंड करेगा और उसका कॉन्ट्रैक्शन करवा देगा। जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो माइड्रेसिस होगा, और जो इसका एक्शन होता है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, इसलिए हम इसको बेस्ट ड्रग मानते हैं आई एग्जामिनेशन के अंदर। और जो फिनाइलेफ्रिन है इसका सिलियरी मसल्स में कोई रोल नहीं होता क्योंकि सिलियरी मसल्स में तो अपने बीटा 2 रिसेप्टर्स होते हैं और ये केवल और केवल अल्फा 1 अगोनिस्ट है, तो बीटा 2 वाले रिसेप्टर्स पे कोई रोल प्ले नहीं करेगा, इसलिए इसका साइक्लोप्लेजिक एक्शन नहीं होता। इसलिए जब हमें आई एग्जामिनेशन करना होता है तो केवल फिनाइलेफ्रिन का यूज करते हैं क्योंकि इसके पास केवल और केवल मैड्रेसिस प्रॉपर्टी होती है, साइक्लोप्लेजिक प्रॉपर्टी नहीं होती। इसलिए हम लोग इसको रिफ्रैक्टिव एरर कैलकुलेशन में यूज नहीं कर सकते हैं। अगर रिफ्रैक्टिव एरर कैलकुलेशन के बारे में डिटेल में पढ़ना हो तो हम पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं, तो आप उसमें देख सकते हैं। दूसरा इंडिकेशन है इसका कि हम फिनाइलेफ्रिन को कोल्ड मेडिसिन और कफ साइरप में एज अ डीकंजेशन देते हैं। क्यों देते हैं एज अ डीकंजेशन? क्योंकि ये अल्फा 1 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा और अल्फा 1 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करके क्या होगा कि वेजोकंस्ट्रिक्शन होगा। उसका वेजोकंस्ट्रिक्शन होगा तो जो स्वेलिंग थी ब्लड वेसल्स में वो रिड्यूस हो जाएगी नेजल पासेज में,
क्योंकि जनरली क्या होता है कि जब कोल्ड होता है उस केस के अंदर अपनी ब्लड वेसल्स डायलेट कर जाती हैं, उसमें स्वेलिंग हो जाती है। तो हमें वेजो कंस्ट्रिक्शन करने वाले ड्रग्स देने पड़ेंगे जो कि स्वेलिंग को रिड्यूस कर सकें, क्योंकि उस स्वेलिंग की वजह से नेजल कंजेशन हो रहा था, लैरिंग्स में कंजेशन हो रहा था, फेरिंग्स में कंजेशन हो रहा था। तो ये वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाएंगे जो ब्लड वेसल नेजल म्यूकोसा में प्रेजेंट है, लैरिंग्स में प्रेजेंट है और फेरिंग्स में प्रेजेंट है। तो उनमें जब वेजो कंस्ट्रिक्शन होगा तो जो पाथवे है, जो पासेज है वो क्लियर हो जाएगा, जिससे डीकंजेशन के फॉर्म में इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ड्रग है हमारा अल्फा 1 अगोनिस्ट के अंदर माइटोड्रीन जो है उसको हम लोग एज अ प्रोडक्ट यूज करते हैं। फिर ये हमारे लीवर के अंदर जाके मेटाबोलाइज हो जाता है और कन्वर्ट हो जाता है एक्टिव फॉर्म में। इसका एक्टिव फॉर्म है डिसग्लाइमाइटोड्रीन। जब ये डिसग्लाइमाइटोड्रीन एक्टिवेट होके अल्फा 1 रिसेप्टर से बाइंड करेगा तो ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करेगा, इसलिए हम लोग इसको हाइपोटेंशन के ट्रीटमेंट में दे सकते हैं। लास्ट है हमारा ड्रॉक्सीडोपा जो है वो कन्वर्ट होता है डोपा डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम के प्रेजेंस में नॉन एड्रीनलिन में। जब नॉन एड्रीनलिन जो है अल्फा 1 रिसेप्टर से बाइंड करेगा तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज करेगा, क्योंकि सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा ही। तो इसका इंडिकेशन है हाइपोटेंशन ड्यू टू 2 केस, ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी और डायबिटिक न्यूरोपैथी की वजह से हाइपोटेंशन जो होगा उस केस में हम ड्रॉक्सीडोपा को ट्रीट करने के लिए देंगे। तो आइए अब हम बात करते हैं अल्फा 2 अगोनिस्ट के बारे में। और एक पॉइंट को हम याद रखेंगे कि जो अपना अल्फा 2 रिसेप्टर है वो एक प्रकार का इनहिबिटरी रिसेप्टर है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोनिडीन के बारे में। क्लोनिडीन जो है उसकी फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। इसको हम लोग ओरल रूट के थ्रू ले सकते हैं, आईवी रूट के थ्रू ले सकते हैं। लिपिड सॉल्युबल ड्रग है, इसलिए इसका मेटाबॉलिज्म होगा लीवर में होगा। इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन स्लो होता है और इसका जो टी हाफ वो भी शॉर्ट होता है, इसलिए आप इसको मल्टीपल टाइम लेते हैं डेली। जो अपने अल्फा 2 रिसेप्टर होते हैं वो 2 टाइप में डिवाइडेड रहता है, एक अल्फा 2A और अल्फा 2B। अल्फा 2A जो है वो सीएनएस में प्रेजेंट होता है और अल्फा 2B जो है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होता है। तो आइए हम बात करते हैं कि जो अपना क्लोनिडीन है वो एक्शन कैसे शो करता है। जो क्लोनिडीन है वो सीएनएस में प्रेजेंट अल्फा 2 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा, जिससे अल्फा 2 रिसेप्टर तो इनहिबिटरी है तो वो वेजोमोटर सेंटर को इनहिबिट करेंगे। जब वेजोमोटर सेंटर इनहिबिट होंगे तो हार्ट रेट इनहिबिट हो जाएगी और ब्लड प्रेशर इनहिबिट हो जाएगा, यानी कि हार्ट रेट कम हो जाएगी और ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर अल्फा 2 रिसेप्टर जो होता है मेनली प्रेजेंट होता है प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन्स के अंदर। तो प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन्स के अंदर अल्फा 2 रिसेप्टर जब स्टिमुलेट होंगे क्लोनिडीन की वजह से तो नॉर एड्रिनलिन का रिलीज जो होगा वो घट जाएगा, जिससे हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। लेकिन जो क्लोनिडीन है वो पहले से जो रिलीज हो चुके हैं नॉर एड्रिनलिन, उस पर कोई इफेक्ट्स हो नहीं करता है। आइए बात करते हैं इंडिकेशंस के बारे में कि क्लोनिडीन का इंडिकेशंस कौन कौन से हैं। तो पहला इसका इंडिकेशन है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन के मेंटेनेंस ट्रीटमेंट के अंदर हम क्लोनिडीन को देते हैं और ये 3 टाइप के हाइपरटेंशन के केस में हम दे सकते हैं। हाइपरटेंशन विथ क्रोनिक किडनी डिसीज, पहला इंडिकेशन है हमारा हाइपरटेंशन विथ क्रोनिक किडनी डिसीज। तो हाइपरटेंशन है साथ साथ में किडनी डिसीज है, क्योंकि ये लिपिड सॉल्युबल है तो हम लोग इसको किडनी डिसीज के अंदर दे सकते हैं। क्योंकि लिपिड सॉल्युबल है तो लिवर में इसका मेटाबॉलिज्म होगा तो किडनी का ज़्यादा रोल रहेगा नहीं, तो हम लोग इसको हाइपरटेंशन विथ क्रोनिक किडनी डिसीज में दे सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन के केस में, क्योंकि जो अपना क्लोनिडीन है वो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करेगा, इसलिए इसको हम लोग प्रेगनेंसी के केस में सेफ मानते हैं, इसको हम दे सकते हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में। नेक्स्ट है हमारा हाइपरटेंशन विथ एंजाइटी। ये हाइपरटेंशन को तो ट्रीट कर ही रहा है, साथ ही साथ एंजाइटी को भी ट्रीट कर रहा है, क्योंकि सीएनएस को हमारे सप्रेस कर रहा है, सीएनएस को इनहिबिट कर रहा है, जिससे एंजाइटी सेंटर इनहिबिट हो जाएंगे। दूसरा इंडिकेशन है हमारे क्लोनिडीन का, वो है माइग्रेन प्रोफाइलैक्सिस के अंदर। क्योंकि क्लोनिडीन जो है सीएनएस सेंटर को इनहिबिट कर रहा है तो पेन सेंटर भी इनहिबिट हो जाएंगे और जो माइग्रेन का पेन है वो भी रिड्यूस हो जाएगा, तो हम माइग्रेन प्रोफाइलैक्सिस में क्लोनिडीन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इंडिकेशन है हमारा नॉन इन्फेक्टिव डायरिया। क्लोनिडीन जो है वो अल्फा 2 रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेगा, जिससे इनहिबिटरी रिस्पॉन्स आएगा और स्टाइल कोलिन का रिलीज कम हो जाएगा। कौन से अल्फा 2 रिसेप्टर को? प्री सिनेप्टिकली प्रेजेंट अल्फा 2 रिसेप्टर को कौन से नर्व्स पे है? पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स पे है। तो जब
ये एक्टिवेट होंगे तो इनहिबिटरी एक्शन शो होगा, इनहिबिटरी एक्शन होगा तो एसिटाइल कोलिन रिलीज कम हो जाएगा, एसिटाइल कोलिन रिलीज जब कम होगा तो पेरिस्टाल्सिस रिड्यूस हो जाएगी। तो डायरिया का ट्रीटमेंट हम लोग उसको दे सकते हैं। दूसरा है कि जब अल्फा 2 स्टिमुलेट हो रहा है तो एसिटाइल कोलिन कम हो रहा है, एसिटाइल कोलिन कम हो रहा है तो जीआरटी के सिक्रेशंस भी कम हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा ओपियोइड विड्रॉवल सिंड्रोम। जो ओपियोइड्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर एडिक्टिव रिस्पॉन्स शो करते हैं, तो जब उनका यूज हम ज़्यादा समय तक के लिए कर लेते हैं तो वो एक प्रकार के हमारे बॉडी के लिए एडिक्शन जैसे हो जाता है। तो जब उसका यूज हम बंद कर देंगे तो उसके अगेंस्ट में विड्रॉवल सिम्टम्स शो होते हैं। वो कैसे होते हैं? हमारे सीएनएस के अंदर विड्रॉवल सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं। जब उस ड्रग्स का यूज करना बंद कर देंगे तो विड्रॉवल सेंटर एक्टिवेट हो जाएंगे। कौन सा विड्रॉवल सेंटर में? लोकस सेलुलस। जिससे क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी और नॉन एड्रेनालिन का रिलीज बढ़ जाएगा, जिससे हार्ट रेट बढ़ जाएगा और ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो जो अपना क्लोनिडीन है वो अल्फा 2 रिसेप्टर्स पे बाइंड करेगा। सीएनएस में प्रेजेंट कौन से होते हैं अल्फा 2 रिसेप्टर? अल्फा 2A उसको स्टिमुलेट करेगा और विड्रॉवल सेंटर्स को क्या कर देगा? इनहिबिट कर देगा, जिससे ये एक्टिवेट नहीं होगा सिंपैथेटिक सिस्टम, तो हार्ट रेट बढ़ेगा नहीं और ब्लड प्रेशर बढ़ेगा नहीं। तो हम लोग क्लोनिडीन को यूज कर सकते हैं ओपियोइड विड्रॉवल सिंड्रोम्स के ट्रीटमेंट में। तो हम बात कर लेते हैं कि हमारे क्लोनिडीन की वजह से कुछ साइड इफेक्ट्स जो हैं उनके बारे में। तो क्लोनिडीन जो है वो हमारे सीएनएस को इनहिबिट करता है। तो सीएनएस को इनहिबिट करने की वजह से क्या होता है कि सेडेशन, डिप्रेशन, रेस्पिरेटरी रेट कम होना, हार्ट रेट कम होना, ये कॉमन साइड इफेक्ट जैसे शो होता है। जो क्लोनिडीन है वो एंजाइटी को कम करता है सीएनएस को सप्रेस करके, जिस वजह से इस ड्रग्स का अब्यूज भी हो जाता है। तीसरा है कि पेरिस्टाल्सिस को रिड्यूस करता है, जिससे कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। नॉर एड्रेनालिन के रिलीज को ये रोकता है, जिस वजह से एजेकुलेटरी डिस्टर्बेंस भी देखने को मिल जाता है। ये ग्लैंड सिक्रेशन को भी कम करता है, जिस वजह से ड्राई आइज, ड्राई माउथ कॉमन साइड इफेक्ट रहेंगे। और नेक्स्ट लास्ट साइड इफेक्ट है हमारा क्लोनिडीन विड्रॉवल सिंड्रोम। क्लोनिडीन के थेरेपी को अगर बंद कर देंगे अचानक से तो हमारी बॉडी के अंदर सडन राइज हो जाएगा किसका? एनएडीआर रिलीज का। एनएडीआर का लेवल बढ़ जाएगा, जिससे क्या होगा, सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगा और हाइपरटेंसिव क्राइसिस देखने को मिलेगा। तो लास्ट साइड इफेक्ट है हमारा हाइपरटेंसिव क्राइसिस बिकॉज ऑफ क्लोनिडीन विड्रॉवल। क्लोनिडीन के बाद हमारा नेक्स्ट रहेगा अल्फा मेथाइल डोपा। अल्फा मेथाइल डोपा को हम इनएक्टिव फॉर्म में लेते हैं, फिर ये डोपा डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम के प्रेजेंस में अल्फा मेथाइल डोपामिन में कन्वर्ट होता है, जो कि फर्दर डोपामिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम के प्रेजेंस में अल्फा मेथाइल नॉन एड्रेनालिन में कन्वर्ट होता है, जो कि एक्टिव फॉर्म होगा। जब ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये अल्फा 2 रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेगा सीएनएस में प्रेजेंट जो रहेंगे, जिससे वेसोमोटर सेंटर इनहिबिट हो जाएंगे। क्योंकि ये इनहिबिटरी रिसेप्टर हैं तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। तो इसका इंडिकेशन है प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन के अंदर। तो हम लोग देख चुके हैं 2 ड्रग हमारे प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन के लिए। पहला हमने देखा क्लोनिडीन, दूसरा है अल्फा मेथाइल डोपा। अब हम बात कर लेते हैं साइड इफेक्ट के बारे में। तो जो अपना अल्फा मेथाइल डोपा है उसका साइड इफेक्ट लगभग क्लोनिडीन जैसे ही शो होता है, क्योंकि जो अपना क्लोनिडीन और अल्फा मेथाइल डोपा है दोनों ही सीएनएस को इनहिबिट करते हैं। तो जिस वजह से डिप्रेशन, सेडेशन, हार्ट रेट कम होना, रेस्पिरेटरी रेट कम होना कॉमन साइड इफेक्ट हो गया। कॉन्स्टिपेशन भी इसका साइड इफेक्ट है। अल्फा मेथाइल डोपा जो है उसको हमारी बॉडी ट्रीट करती है एज एन एंटीजन। तो एंटीजन है अगर बॉडी के लिए तो बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी फॉर्म करेगी, जिसको टेस्ट किया जा सकता है कूम टेस्ट से। अगर कूम टेस्ट पॉजिटिव आए समझ जाना कि एंटीबॉडी फॉर्म हो गई है उसके अगेंस्ट प्लाज्मा में, जिस वजह से क्या होगा, एंटीबॉडी जो होगी वो एसिडी लाइक सिम्टम्स शो करेगी और आरबीसी का डिस्ट्रक्शन कर देगी। एसिडी लाइक सिम्टम्स में क्या होगा कि ड्रग इंड्यूस ल्यूपस बोलेंगे इसको, क्योंकि ड्रग की वजह से ल्यूपस हुआ है। एसिडी होता है अपना सिस्टेमिक ल्यूपस इरिथेमेटस, तो ये ड्रग की वजह से हुआ तो बोलेंगे ड्रग इंड्यूस ल्यूपस, जिसमें वास्कुलाइटिस, आर्थराइटिस कॉमन साइड इफेक्ट होंगे और ये आरबीसी को डिस्ट्रैक्ट करेगा, जिस वजह से ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया हो जाएगा। और लास्ट साइड इफेक्ट है हमारा कि ये सीनस को इनहिबिट करता है, जिस वजह से डोपामिन का एक्टिविटी जो होती है रिड्यूस हो जाती है सीनस के अंदर। तो हम जानते हैं कि जब डोपामिन की एक्टिविटी रिड्यूस होगी तो अपने एसिटाइल कोलिन की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, क्योंकि वो दोनों आपस में इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखते हैं। तो एसिटाइल कोलिन की एक्टिविटी सीनस में बढ़ जाएगी तो ट्रेमर्स एज अ कॉमन साइड इफेक्ट रहेगा, क्योंकि वो M1 रिसेप्टर से बाइंड करेगा और ट्रेमर्स शो करेगा। और डोपामिन इनहिबिट होने की वजह से एसिटाइल कोलिन का एक्शन बढ़ जाएगा, और एसिटाइल कोलिन जब एक्शन बढ़ जाएगा तो प्रोलैक्टिन रिलीज यानी कि सेक्रेटरी एक्शन बढ़ जाएंगे। सेक्रेटरी एक्शन बढ़ेंगे तो गैलेक्टोरिया एज अ कॉमन साइड इफेक्ट रहेगा। गैलेक्टोरिया यानी कि लीकिंग ऑफ एक्सेस मिल्क।
अब हमारे अल्फा 2 कोन्स के मेन ड्रग्स खत्म हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे कुछ नॉन इम्पॉर्टेंट ड्रग्स की जो उतने ज़्यादा एग्जाम में नहीं पूछ जाते, लेकिन फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके अंदर, उसको देखेंगे। इसमें हमारा है एप्राक्लोनिडीन और ब्रीमोनिडीन। अब हम बात करते हैं एप्राक्लोनिडीन और ब्रोमिनिडीन के बारे में। तो जो अपना एप्राक्लोनिडीन है वो अल्फा 2A और अल्फा 2B दोनों पे एक्शन शो करेगा, लेकिन ब्रोमिनिडीन है और अल्फा 2B पे ज़्यादा एक्शन शो करेगा, अल्फा 2 पे इसका एक्शन बहुत कम होता है। इन ड्रग्स को हम लोग आई ड्रॉप के फॉर्म में यूज करते हैं। इसका 2 मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रहता है। पहला ये है कि साइक्लिक एमपी कम करेगा क्योंकि इनहिबिटरी रिसेप्टर्स है, तो इनहिबिटरी रिसेप्टर एक्टिवेट हुआ है तो साइक्लिक एमपी लेवल कम होगा। सिलरी बॉडी में जब साइक्लिक एमपी लेवल कम होगा तो एक्वस ह्यूमर सिंथेसिस रिड्यूस हो जाएगा। और दूसरा एक्शन है इसका कि ये वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन शो करता है सिलरी बॉडीज में, जिससे वहाँ की ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी तो एक्वस ह्यूमर का सिंथेसिस भी रिड्यूस हो जाएगा। तो इसका मेन इंडिकेशन है ओपन एंगल ग्लूकोमा, क्योंकि ये एक्वस ह्यूमर का सिंथेसिस कम कर रहा है दोनों मैकेनिज्म से, इसलिए हम लोग इसको दे सकते हैं ओपन एंगल ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट के अंदर। लेकिन इसका एक मेन साइड इफेक्ट है कि आईलिड रिट्रैक्शन हो जाता है, क्योंकि जो अपना आई मसल है उसकी टोन डिस्टर्ब कर देता है ये, जिस वजह से आईलिड रिट्रैक्शन एज अ कॉमन साइड इफेक्ट है। और ये चिल्ड्रंस और न्यूनेट्स के कॉन्जेनाइटल ग्लूकोमा को ठीक करने में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, क्योंकि ये लिपिड सॉल्युबल है और लिपिड सॉल्युबल है तो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर लेगा। और जो छोटे बच्चे होते हैं ये न्यूनेट्स होते हैं उनके अंदर जो ब्लड ब्रेन बैरियर होता है वीक होता है, जिस वजह से रेस्पिरेटरी रेट को ये कम कर देगा और सेडेशन एज अ कॉमन साइड इफेक्ट होगा, इसलिए हम लोग इसको नहीं देते हैं। लास्ट है हमारा गुआनाबेन या गुआनाफेसिन। ये सीएनएस में प्रेजेंट अल्फा 2 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेंगे, जिससे हमारा मेडुला जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, मेडुला का स्टिमुलेशन हो जाएगा यहाँ पे। ये एकमात्र ऐसा एक्सेप्शन है अल्फा 2 रिसेप्टर का जो कि स्टिमुलेटरी एक्शन शो करता है। बाकी जगह पे अल्फा 2 रिसेप्टर इनहिबिटरी एक्शन शो करता था, यहीं पे है ऐसा कि स्टिमुलेटरी एक्शन शो कर रहा है। मेडुला जब एक्टिवेट होगा तो वेगल डिस्चार्ज बढ़ेगा, वेगल डिस्चार्ज बढ़ेगा तो टिक्स कम हो जाएंगे। टिक्स क्या होता है? तो रिपीटेड एक्टिविटी ऑफ बॉडी मसल्स, यानी कि जैसे फ्रॉनिंग हो गया, बार बार कोई अपने फेशियल मसल्स को मूव कर रहा है तो वो हो गया टिक्स। उसको ट्रीट करने के लिए हम लोग गुआनाबेन या गुआनाफेसिन इंडिकेट कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस चैनल पे आने वाली कोई भी वीडियो हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इस लेक्चर की नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल MedMonk21 को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। इस चैनल पे लॉन्ग लेक्चर्स के अलावा भी शॉर्ट में फार्माकोलॉजी पढ़ाई जा रही है, जिसपे एक पेज के अंदर क्लासिफिकेशन या फिर कोई ट्रिक बता रहा हूं मैं, आप उसको भी एक बार विजिट करें, जिसका मैं आई बटन में आपको लिंक पिन कर दूंगा। यहां तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।